नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आप सभी बालकों को अपनी क्लास में भरपूर स्वागत करता हूं। बालकों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो आज आप मेरे पीछे क्या देख रहे हैं? आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं पृथ्वी। अरे वाह गुरुजी, आपके पीछे पृथ्वी कैसे भाई? तो बेटा ऐसे ये पृथ्वी तो है पर ये ग्लोब के रूप में है। किस रूप में है? ग्लोब के रूप में है ना। तो आज इसी के माध्यम से हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या करेंगे? हम अध्ययन करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या करेंगे? हम स्थिति पता करेंगे अपने प्यारे भारतवर्ष की। क्या स्थिति पता करेंगे? अपने प्यारे भारतवर्ष की। क्यों? क्योंकि हमारा अध्याय 1 ही हमको कहता है कि आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? अध्याय 1 हमें क्या कहता है? बोलता है बेटा आप लोग पढ़ें क्या? भारत, आकार और स्थिति। भारत को पढ़ें, उसका आकार पढ़ें और उसकी स्थिति पढ़ें, है ना। उसकी स्थिति के बारे में पढ़ें कि आखिर भारत का आकार क्या है और उसकी स्थिति क्या है। अब अगर हम यहाँ पर स्थिति की वार्तालाप करें, अगर वो स्थिति पूछ रहा है तो इसका तात्पर्य क्या है? क्यों वो स्थिति के बारे में बातचीत कर रहा है? आखिर वो स्थिति के बारे में कहना क्या चाहता है? तो कहना बालकों ये चाहता है कि इस पूरी धरा पर, इस पूरे पृथ्वी पर हमारा प्यारा हिंदुस्तान है कहाँ पर भाई? उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पश्चिम में है कि पूरब में है? भाई पता होना चाहिए ना कि हमारा हिंदुस्तान आखिर है कहाँ पर, हमारा प्यारा भारत आखिर है कहाँ पर। तो ये तो आपने देखा ग्लोब चित्र के रूप में, और ये मेरे हाथ में है ग्लोब नाच रहा है मतलब मैं पूरी पृथ्वी को क्या कर रहा हूँ? नचा रहा हूँ, है ना। पूरी पृथ्वी को क्या कर रहा हूँ? मैं नचा रहा हूँ। देख रहे हैं ना। अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि ये हल्की सी बैंड है। मैंने इस ग्लोब को पृथ्वी माना क्योंकि हमारे जितने भूगोल शास्त्री थे उन्होंने क्या किया? पृथ्वी को ग्लोब के रूप में ढाला, ठीक है, और माना। अब आप देखेंगे इसको, ये पूरा, अगर ये पूरी पृथ्वी है, ये ग्लोब है हमारा, तो ये थोड़ा बैंड दिख रहा होगा आपको, है ना, बैंड दिख रहा होगा। इसी को बोलते पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या झुकी हुई है? कितने 23.5 डिग्री, है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब हमें स्थिति पता करनी किसकी? हमारे प्यारे भारतवर्ष की। कहाँ भाई भारत? आ जाओ। तो हाँ देखिए, आप लोग को विजुअल हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा मैं दिखा दूं। ये हमारा पूरा प्यारा भारतवर्ष है, देख रहे हैं? ये हमारा पूरा प्यारा वर्ष है भारत का। और देखिए एक लाइन यहाँ पर यूं खिंची हुई है ना। ये एक लाइन यहाँ पर खिंची हुई जिसे इक्वेटर बोलते हैं, जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कि आखिर ये है क्या। फिलहाल आप लोग दर्शन कर लीजिए ग्लोब पर प्यारे भारत का। दिख रहा है ना प्यारा भारत? दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये हमारा प्यारा भारत है। और आप देखेंगे तो इसके नीचे आपको ये जो जल की पूरी विस्तार दिखाई दे रहा है, नीला नीला जो आपको जल दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है इंडियन ओशियन। क्या है? ये हिंद महासागर। और जब आप भारत के पूरब साइड में देखेंगे, इधर साइड पे जहां मैं अपने इस पिन से पॉइंट आउट कर रहा हूं, तो ये क्या है? ये है बंगाल की खाड़ी। और इधर साइड भारत के पश्चिम में ये क्या? ये अरेबियन सी है। क्या है? अरब सागर है ना। इसका मतलब भारत क्या है? भारत तीन ओर से समुद्र के पानी से, सागर के पानी से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब महासागर है। अच्छा, ये जो बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर है, ये हिंद महासागर का एक्सटेंशन है, ठीक है। इस बात को एकदम ध्यान से याद रखिएगा। और ये पूरा ग्लोब। अच्छा अब देखिए, अच्छा स्थिति का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? ग्लोब पर अगर किसी की स्थिति पता करनी हो तो कैसे की जा सकती है? तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ढूंढा, इसका बहुत ही अच्छा सरल तरीका ढूंढा गया कि इस पूरे पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींच दी गई। इस पूरे पृथ्वी पे क्या की गई? काल्पनिक रेखाएं खींची गई। एक रेखा खींची गई ऐसे क्षैतिज फॉर्म में, हॉरिजेंटल वे में, और एक रेखा खींची गई वर्टिकल फॉर्म में, ऊर्ध्वाधर फॉर्म में, ठीक है। याद रखिए, एक रेखा खींची गई क्षैतिज अवस्था में और दूसरी खींची गई ऊर्ध्वाधर अवस्था में। इन सब के बारे में अभी हम आगे क्लास में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ बढ़िया है, आगे बढ़िया भाई, बढ़िया। देखिए ये मानचित्र है ना। ये क्या है? ये आपका पूरा मैप है। ये क्या है? ये है मैप, है ना। ये है मैप। अगर हम ग्लोब को पूरा खोलेंगे, ग्लोब को अगर हम खोलेंगे तो मानचित्र के रूप में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। मानचित्र के रूप में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और हम हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं अपनी भारत भूमि की। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं अपनी भारत भूमि की, अर्थात इंडिया की, है ना। अर्थात इंडिया की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात हम इंडिया की चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। और ये हमारा पूरा भारत,
ये हमारा भारत का मैप है। ये क्या है? ये हमारे भारत का मैप है। ठीक है, जो मैंने आपको वहां बताया था, तो आप थोड़ा उस पर अगर गौर से ध्यान लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिखेगी बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी पूरब साइड में। अगर आगे दिशा क्या होती है? आगे दिशा होती है पूरब, पीछे की दिशा होती है वेस्ट मतलब पश्चिम, ऊपर की दिशा को बोलते हैं उत्तर मतलब नॉर्थ, और नीचे की दिशा होती है दक्षिण अर्थात साउथ, है ना। तो भारत के पूरब के साइड में क्या दिखेगा आपको? आपको दिखेगा बंगाल की खाड़ी, और भारत की पश्चिम साइड में आपको दिखेगा अरब सागर। क्या दिखेगा आपको? आपको दिखेगा अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक है, ये जो चर्चा भी हमने की वही आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। आगे देखिए, कुछ बोल रहा है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतों में से एक है। बिल्कुल पता है, आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में ही मिली। ठीक है, और भी पुरातन है। ठीक है, तो भारत की जो संस्कृति बड़ी पुरातन है, बहुत ही पुरानी है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप में बहुमुखी उन्नति की। बिल्कुल, भारत ने उन्नति के रूप में सामाजिक स्तर पर भी बहुत उन्नति की है और आर्थिक स्तर पर भी बहुत उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास से अद्भुत प्रगति हुई है। हर जगह, मतलब कुल मिलाकर के बोलना चाह रहा है कि भारत की हर जगह पर उन्नति हुई है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, या वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो। हर दृष्टिकोण से भारत ने विश्व में क्या किया है? अपना नाम दर्ज कराया है। लगातार उन्नति के मार्ग पे क्या है? हमारी भारत भूमि प्रशस्त है और आगे बढ़ रही है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिल्कुल रहा है। चलिए आगे देखिए क्या बोलना चाहता है। हाँ, अब ये भारत की स्थिति के बारे में आपको कुछ बताएगा, है ना, कि लोकेशन क्या है भारत की। अगर आप मान लीजिए, अगर आप मैप के द्वारा भारत की लोकेशन जानना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए कि आप लोग शिप से कहीं जा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम भारत पहुंच गए, या कैसे पता चलेगा कि हम भारत से निकल के कहीं और जा रहे हैं? तो इसके लिए पता होना चाहिए ना कि आखिर भारत की सिचुएशन कहाँ पर है, भारत की लोकेशन कहाँ, भारत स्थित कहाँ पर है। ये सारी वार्तालाप होनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इस वार्तालाप को हम कर भी लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, भारत एक विशाल देश है ना, और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब मैं वापस से अगर आपको मैप का दर्शन करा दूं, तो आप मैप के माध्यम से ये जानने को तत्पर हो जाएंगे कि भैया भारत आगे कहां पर है। ठीक है, यही देखता हूं। चलिए इधर देखिए। हाँ, अब देखिए, आपको यहां पर एक लाइन दिख रही होगी, देखिए अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर ऐसे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ठीक है, थोड़ी सी लाइन दिखता है गड़बड़ सी हो गई है, फिर से करता हूँ, ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये इधर से ठीक है, हाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। थोड़ा नीचे आ जाओ बेटा, तुम थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ। कहाँ गड़बड़ हो रहे हो भाई? फिर से लगता है मुझे खींचनी पड़ेगी लाइन। देखिए अगर हम यहाँ पर कुछ लाइन खींचने की कोशिश करें तो आप देखेंगे एक लाइन पृथ्वी पर बिल्कुल भी कैसे खींची गई है? एकदम क्षैतिज अवस्था में खींची गई है। कैसे खींची गई है? एकदम क्षैतिज अवस्था में खींची गई है ना। कैसी खींची गई है? क्षैतिज अवस्था में खींची गई है ना। और जो ये जो लाइन पृथ्वी में क्षैतिज अवस्था में खींची गई है, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कुछ ठीक ठाक तरीके से ही व्यवस्था बना लेता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए मैं सपोज करो ये मैंने खींच दी पृथ्वी, ये मैंने क्या खींच दी? ये मैंने खींच दी पृथ्वी, ठीक है, मैं पृथ्वी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मैंने एक लाइन एकदम इसके बीचों बीच से ऐसे गुजारी, मैंने एक लाइन इसके बीचों बीच से एकदम गुजार दी। अब ये जो लाइन इस गोले से, इस ग्लोब से या इस पृथ्वी से बीच से गुजर रही है, उसने पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांट दिया। ऊपर का हिस्सा चूंकि उत्तर होता है तो इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। ऊपर का हिस्सा चूंकि उत्तर होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, आपको अच्छे से पता है ना कि ऊपर की दिशा उत्तर होती है और नीचे दक्षिण होता है, और नीचे चूंकि दक्षिण होता है तो इसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, है ना। गोलार्ध मतलब क्या होता है? गोले का आधा, है ना। अगर ये पूरा गोला था, इसको हमने आधे से काट दिया तो अब ये गोले का आधा हो गया, इसी को बोलते हैं गोलार्ध। ठीक है, गोले का आधा, दक्षिणी गोलार्ध। नहीं, अभी कोई बालक बोलेगा सर जी गोलार्ध मतलब क्या होता है? तो मैंने भैया आपकी
उत्कंठा को यहीं कम कर दिया। गोलार्ध मतलब होता है गोले का आधा, ठीक है। ऊपर की दिशा चूंकि नॉर्थ होती है तो ये उत्तरी हो गया, नीचे की दिशा साउथ होती है तो ये दक्षिणी हो गया, आगे की दिशा पूरब होती है तो ये ईस्ट हो गया, और पीछे दिखा पश्चिम होती है तो ये वेस्ट हो गया। इतनी ज़्यादा वार्तालाप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस पृथ्वी को, ये जो सीधी रेखा जो खिंची हुई है, इसने पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांट दिया, और यही कहलाती 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहलाती? यही कहलाती 0 डिग्री अक्षांश, है ना। और अक्षांश रेखा कैसी है? अक्षांश रेखाएं होती है क्षैतिज, है ना, ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं। ये कैसी रेखा होती है? ये रेखा क्षैतिज रेखाएं होती हैं। ये कैसी रेखाएं होती हैं? ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, हॉरिजेंटल वे में खींची जाती हैं, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड। अब इसने क्या किया? इस पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। अब यहां देखिए, जब ये इस पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देंगी तो ऊपर दिशा हो जाएगी उत्तर और नीचे की हो जाएगी दक्षिण। अच्छा, भारत कहाँ है? भारत लगभग कुछ इस जगह पे स्थित है ना। भारत लगभग कुछ इस दिशा पे स्थित है। या अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर बना दूं भारत को, अगर मैं थोड़ा सा भारत को और ऊपर बना दूं तो मामला कुछ सही हो जाएगा। लगभग मान लीजिए भारत कुछ यहाँ पर ऐसे स्थित है, ठीक है। भारत कुछ यहाँ पर ऐसे स्थित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर क्षैतिज वे में देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत कहाँ है? भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ है? भारत हमारा है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। एक रेखा पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज वे में, और सेम एक रेखा पृथ्वी पर खींची गई है एकदम ऐसे ऊर्ध्वाधर वाले फॉर्म में, ठीक है। कैसे खींची गई? ऊर्ध्वाधर फॉर्म में खींची गई है। ये जो रेखा खींची गई है, जो ऊर्ध्वाधर है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है, ऊपर से नीचे खींची गई है, इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। तो अब आप लोग को एक बात क्लियर हो गई होगी कि जो क्षैतिज रेखा होती है वो पूरे पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांटती है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो पृथ्वी को पूरब और पश्चिम में बांटती है। इस हिसाब से भारत कहाँ दिख रहा है? इस हिसाब से भारत दिख रहा है पूरब में। इस हिसाब से हमारा भारत कहाँ दिख रहा है? पूरब में दिख रहा है। तो ये बात अब आपके लिए एकदम क्लियर हो गई होगी कि अगर हम देशांतरी विस्तार पूछेंगे, अगर हम भारत का देशांतरी विस्तार पूछेंगे तो भारत कहाँ पर है? भारत का अगर हम देशांतरी विस्तार पूछेंगे तो भारत आपको कहाँ मिलेगा? तो भारत आपको मिलेगा पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ मिलेगा आपको? पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ मिलेगा आपको? भारत आपको मिलेगा पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेंगे तो भारत कहाँ मिलेगा? तो भारत मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा? तो भारत मिलेगा आपको उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको? भारत मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में। ये सारी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए, अब वापस अपने इस वाले मैप में आते हैं। अब जो भारत है, इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अच्छा, अब यहां पर किसकी बात कर? अक्षांश की बात कर रहा है। अब ये जो रेखा खींची गई थी ये क्या है? ये है 0 डिग्री। जब आप 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री तक पहुंचेंगे, लगभग आप यहां पहुंचेंगे तो आपको यहां पर मिलना जाएगा मोटा मोटा 8 डिग्री मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप यहां से ऊपर 8 डिग्री तक जाएंगे तब आपको भारत की मुख्य भूमि मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। भारत की आपको मुख्य भूमि मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कन्याकुमारी है ना, तो ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यही वाली बात इस वाली स्लाइड में ये भाई साहब बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। देखिए यहाँ लिखा होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक आपको भारत मिलेगा। भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर वो 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जाती है, उत्तर तक जाती है, ठीक है। यहां तक की वार्तालाप आपको क्लियर हो रही होगी। अब आगे देखिए, अब तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत है ना। तो ये जो भारत की हो गई, ये भारत की अक्षांशीय स्थिति हो गई। कौन सी स्थिति हो गई? ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है। ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है। अब भारत की आपको पता करनी है क्या? अब आपको भारत की पता करनी है देशांतरी स्थिति, है ना, कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है? देशांतरी विस्तार है। क्या है? देशांतरी विस्तार है ना। क्या है? देशांतरी विस्तार है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो देशांतर रेखा होती है वो ग्लोब को
पूरब और पश्चिम में विभाजित करती है। देखिए यहाँ देखिए, मैंने बोला जो देशांतरी रेखाएं होती हैं वो ग्लोब को पूरब और पश्चिम में डिवाइड करती हैं। तो इस हिसाब से भारत का जो देशांतरी विस्तार होगा वो पूर्वी गोलार्ध में होगा और अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो ये सारी बात आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, और आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अब एक अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से निकली हुई है, एक अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से निकली हुई है, जिसे बोला जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे बोला जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये रेखा अगर आप देखेंगे, ये रेखा अगर आप इस रेखा की बात करेंगे जो एकदम सीधे में ऐसे भारत को लगभग 2 बड़ा भागों में बांट रही है, ये जो रेखा है यही रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी रेखा है ये रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मतलब एक रेखा जिसको कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे कि कर्क रेखा बोलते हैं। ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। बीचों बीच से गुजरती है तथा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी रेखा है वो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं। ये रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने में? 2 बराबर भागों में ये भारत को बांटती है। ठीक है, ये रेखा यहां लिखा हुआ है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तर में है, देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती, लगभग 2 बराबर भागों में क्या करती? विभाजित करती है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये ग्लोब के दर्शन करा दूं, हाँ, देखिए ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपको इंडियन ओशन दिख रहा होगा, इसके ऊपर देखिए यहाँ पर ये आपको लाइन दिख रही होगी, दिख रही है, ये लाइन आपको दिख रही होगी। ये जो लाइन आपको पूरी दिख रही है, यहाँ से लेके पूरी यहाँ गोल गोल घूमते घूमते यही लाइन है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे बोलते भूमध्य रेखा, इसी को बोलते विषुवत रेखा, यही है इक्वेटर। ठीक है, अब आप इंडिया के पास आ जाइए। कहाँ भाई? इंडिया, इंडिया, ये हमारा इंडिया आ गया। एक रेखा यहाँ से लगभग बीचों बीच से यहाँ से निकल रही है। इंडिया दिख रहा है ना आपको? हाँ, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ये इंडिया के लगभग बीचों बीच से एक रेखा यहाँ से गुजर रही है, जो कि एक क्षैतिज रेखा ही है। ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। कंफ्यूज मत होइएगा, जो 0 डिग्री अक्षांश है, जो देशांतर रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, जो इक्वेटर है, वो इस पूरे ग्लोब को, अर्थात इस पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। लेकिन जब हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो वो हमारे प्यारे भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। कतई कंफ्यूज नहीं होना है, कतई मतलब कतई नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझिएगा। पता चला आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को पृथ्वी से गुजार दें, हालांकि गुजर तो पृथ्वी से रही है, पर वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांट रही है, ग्लोब को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 2 इक्वल पार्ट में, वो बांट रही है भारत को। ठीक है, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं। याद रखिए, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। बिल्कुल, ये आपको दिख जाएगा। अंडमान और निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारत के आइलैंड्स हैं, भारत के द्वीप समूह हैं। और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप के दर्शन हो जाएंगे, हो रहे हैं ना, हो ही जाएंगे। ये अरेबियन सी में है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, आकार की थोड़ी वार्तालाप कर लें। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस पॉइंट को बिल्कुल भी किसी भी सूरत में आप लोग भूलिएगा नहीं। इस पॉइंट को बिल्कुल मत भूलेंगे आप लोग कि भारत का कितना क्षेत्रफल है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब जो कि विश्व का कितना है? विश्व का लगभग आप देखेंगे तो विश्व का लगभग 2.4% है। कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है। विश्व का कितना है? 2.4% है। ठीक है, अगर हम पूरे विश्व को लगभग 100% मान ले तो भारत की उसमें हिस्सेदारी कितनी है? मात्र 2.4%, मात्र 2.4%। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 2.4% की। ठीक है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत क्या है? विश्व का, अब यहां पर देख लीजिए, क्या हो गया भाई, तुम इतना धीमे धीमे वाला हिसाब क्यों कर रहे हो? अगर देखें भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और पूरे विश्व में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? क्षेत्रफल के हिसाब से 2.4% भारत का विश्व में क्षेत्रफल है। ठीक है, 2.4% भारत का क्या है? विश्व में क्षेत्रफल है। अब देखिए, अब भारत क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है ना, तो इसका मतलब 6 देश भारत से ज्यादा बड़े होंगे। तो मैं आपको अभी आपके टिप्स पे याद करा देता हूं। भारत से बड़े जो देश है उनका क्रम याद कर लीजिए। पहला है रूस, ठीक है, दूसरा है कनाडा, पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका। कहीं कहीं पर आपको चाइना देखने को मिलता है, लेकिन अमेरिका है। नंबर 4 पे है चाइना, चीन, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है क्या? उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, छह हो गए, 1 2 3 4 5 6, और फिर कौन है? फिर है हमारा प्यारा भारत। तो ये विश्व के 7 सबसे बड़े देश हैं। ये क्या है? ये विश्व के 7 सबसे बड़े देश हैं। नंबर 1 पर रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, ये नंबर से लगे हुए हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। ये नंबर से लगे हुए किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े जो 6 देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। ठीक है, यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। अब देखिए, भारत की जो स्थल सीमा है, भारत की जो स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थल सीमा है वो कितनी है? भारत की जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर के आसपास है। बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जो भारत की स्थल सीमा की बात कर रहे हैं वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और जो समुद्र तट की सीमा है, जो समुद्र तट की सीमा है, और ठीक है, जो समुद्र तट की सीमा है जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी मिला लिया गया है, तो कितनी है? 7,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर एक नवीनतम वलित पर्वत है। चलो मैं आपको दिखाता हूं। आ जाओ भाई, भारत कहाँ गया? ये देखिए, ये भारत दिख रहा है आपको, ये भारत दिख रहा है। अब ये भारत का उत्तर साइड है, ये भारत का नॉर्थ साइड है ना। तो यही जो उत्तरी साइड है, यहीं पर आपको एक ऐसे पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है ना, एक ऐसे यहाँ पर आपको पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं।
है ना। एक ऐसे आपको यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, है ना। ये श्रृंखलाएं पूरी आगे तक ऐसे ऐसे गई हुई हैं। तो ये कौन श्रृंखला है? यही एक नवीनतम वलित पर्वत है जिसे बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिमालय। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिमालय। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा को बनाता है। कोई आपसे पूछ ले कि भारत की उत्तरी सीमा का निर्माण कौन करता है, तो हिमालय। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। यही एक नवीनतम मोड़दार पर्वत है जो भारत के उत्तर में स्थित है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये जो बात यहाँ भाई साहब कहना चाहते हैं ना, नवीनतम वलित पर्वत यंग फोल्ड माउंटेन, तो वो कौन सा है? वो है हिमालय। वो कौन सा है? वो है हिमालय। क्या है वो पर्वत कौन सा? वो पर्वत है हिमालय। ठीक है, अब देखिए इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर के ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व बंगाल की खाड़ी है। बहुत आपने पढ़ लिया कि भारत के पश्चिम में क्या? भारत के पश्चिम में अरेबियन सी मिलता है आपको, अरब सागर मिलता है, और पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए अक्षांश और देशांत का विस्तार लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होगा। ठीक है, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण की विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। पूरब और पश्चिम का जो विस्तार होता है वो उत्तर दक्षिण विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप भारत के उत्तर से दक्षिण तक जाना चाहेंगे और पूछेंगे कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत की कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। क्या हो गया भाई, तुम चल क्यों नहीं रहे हो? कितनी है? 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है। और पश्चिम से पूर्व लंबाई या पूर्व से पश्चिम लंबाई अगर देखें तो आ जाएगी आपकी 2933 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 2933 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी आपकी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब एक बात सुनिए, मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी पर 2 तरीके की रेखाएं खींची गई हैं। एक रेखा खींची गई है अक्षांशी रेखाएं, ठीक है, जिसे बोलते हैं लैटिट्यूड रेखा, जो कि भूमध्य रेखा है। एक रेखा खींची गई है ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब खड़ी रेखा, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा। अच्छा, जो देशांतर रेखा होता है, रेखा खींची गई है, जो देशांतरी विस्तार होता है, उसके माध्यम से हम किसी देश में समय क्या हो रहा होगा, टाइमिंग क्या हो रही होगी, उसकी गणना करते हैं। समय क्या हो रहा होगा, टाइमिंग क्या हो रही होगी, उसकी गणना करते हैं। ठीक है, और इस संपूर्ण विश्व की जो गणना की जाती है वो लंदन के पास में से जो 0 डिग्री देशांतर निकला हुआ है, जिसे ग्रीनविच नाम भी दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, उसे एक मानक समय मान लिया गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कहाँ पर क्या समय हो रहा है। अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, पर उसके लिए मुझे सहायता लेनी पड़ेगी ग्लोब की। चलिए ये देख लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए एक रेखा कुछ ऐसी खींची गई है, सीधी एकदम, अरे रुक जाओ भाई, तुम तो टेढ़ा ही खींच रहे हो, जबकि तुमको खींचना एकदम सीधा चाहिए। एक रेखा आप ऐसा मान, सपोज करिए कुछ ऐसे रेखा खींची गई है। ठीक है, एक रेखा कुछ मान लीजिए आप ऐसे सपोज करिए खींची गई है, सपोज कर रहा हूं मैं, एग्जैक्टली रेखा नहीं बनी है, मैं सपोज करने को कह रहा हूं। ये जो रेखा खींची गई है जो कि ऊर्ध्वाधर है, कैसी है? जो ऊर्ध्वाधर है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है, यही रेखा है देशांतरी रेखा, है ना, देशांतर रेखा बोलते हैं इसको, बोलते हैं देशांतर रेखा। इसके माध्यम से क्या होता है? इसके माध्यम से समय की गणना होती है। ठीक है, 0 डिग्री जो देशांतर खींचा गया है वो लंदन के ग्रीनविच से निकला हुआ है। ठीक है, तो उसको एक मानक समय मान लिया गया है। अब एक बात बताता हूं, जो देशांतर रेखा खींची जाती है, इसके जो पूरब में स्थान पड़ता है, वहां पर जो समय होता है ना वो अधिक होता है, वो प्लस में आता है, मतलब समय बढ़ा हुआ होता है। और जो पश्चिम में होता है वहां समय क्या होता है? वहां समय घटा हुआ होता है। बहुत ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो देशांतर रेखा खींची गई है, मान लो 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है। अब ये देशांतर खींच लिया गया, अब यहीं से समय की गणना होगी, यहीं से समय की गणना होगी। तो जो भी देश
इस 0 डिग्री के पूरब में पड़ेंगे वहां समय अधिक होगा, समय बढ़ करके आएगा, और इस 0 डिग्री के जो पश्चिम में होंगे वहां पर समय घट करके आएगा, वहां समय कम हो रहा होगा। सपोज करो अगर 0 डिग्री के पास में 1 बज रहा है, सपोज करो यहां पर दिन के 1 बज रहे हैं, 1 PM हो रहा है, ठीक है, तो ये पूरी संभावना है कि पूरब के जो देश होंगे वहां का समय बड़ा होगा। हो सकता है वहां 2 बज रहा हो सकता है वहां 3 बज रहा हो सकता है वहां 4 बज रहा हो, जो देश पूर्वी गोलार्ध में होंगे, जो देश इसके पूरब में पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो देश इसके पश्चिम में पड़ेंगे वहां समय हमेशा घट करके आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ 1 हो रहा होगा तो हो सकता है यहाँ 12 बज रहा हो, है ना, 12 नून हो रहा हो सकता है यहाँ पर 11 AM हो रहा हो सकता है यहाँ के देशों में 10 AM हो रहा हो। मतलब समझे, मतलब ये है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसके पश्चिम में जितने देश पड़ेंगे वहां समय घट करके आएगा, वहां समय कम होगा, और जो पूरब में देश होंगे वहां समय बढ़ करके आएगा, वहां समय ज्यादा होगा, ठीक है। अब हमें वार्तालाप करनी है अपने इस प्यारे भारत की, हमें इस प्यारे भारत की। तो जो भारत है वो इसके पूर्वी गोलार्ध में आता है ना, देशांतर के माध्यम से भारत का जो विस्तार है वो पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। कहां पर है वो? पूर्वी गोलार्ध में है। अब देखिए, अब भारत में सारे समय को एकजुट बनाने के लिए, जिससे कि समय में कोई दिक्कत ना हो, तो हमने अपने हिसाब से क्या किया है, हमने 82.5 डिग्री पूरब को, हमने 82.5 डिग्री पूरब को अपना मानक समय मान लिया है। किसका मानक समय मान लिया? अपना मानक समय मान लिया है। इस बात को आप याद रख लीजिए, ये जो 82.5 डिग्री पूर्व है ना, ये भारत का मानक समय है। किसका है? भारत का मानक समय है। भारत का ये क्या है? ये भारत का मानक समय है। इसके अकॉर्डिंग पूरे भारतवर्ष में क्या होता है, एक टाइम सेट कर लिया जाता है, एक टाइम सेट कर लिया जाता है। अब ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के मिर्जापुर से निकली है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और इसी के अकॉर्डिंग जो टाइम होता है वो पूरे भारतवर्ष में दिखाता है। जो घड़ी जो समय बताती है पूरे भारतवर्ष में इक्वल होता है, उसकी गणना यहाँ से की जा सकती है, उसकी कैलकुलेशन यहाँ से होती है, ठीक है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है, दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। अब देखिए, जैसे आपको ये बात पता है कि सबसे पूरब में भारत का एक प्रदेश है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में एक प्रदेश है जिसका नाम है गुजरात, ठीक है। यहाँ के और यहाँ के टाइमिंग में लगभग 2 घंटे का फर्क है। लगभग कितने घंटे का? लगभग 2 घंटे का फर्क है, ठीक है। अगर यहाँ पर भगवान भास्कर दिन में 4 बजे उगते होंगे, 4 बजे दर्शन देते होंगे, तो गुजरात में वो दर्शन देते होंगे 6 बजे पे। गुजरात में वो दर्शन कितने बजे देते हैं? 6 बजे देते हैं। लेकिन क्योंकि मानक समय 82.5 डिग्री मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर समय की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर भारत में भी जैसे रशिया में बहुत से क्या बोलते हैं मानक समय माने गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होती है ना कि बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, और कभी कभी सुविधाएं भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मानक समय हम लोग अलग अलग मान लेंगे, तो यहाँ पर ऑफिस आवर्स कुछ और होगा, यहाँ पर ऑफिस आवर्स कुछ और होगा, यहाँ पर ट्रेन कुछ और टाइम में पहुँचेगी, यहाँ पर ट्रेन कुछ और टाइम पहुँचेगी। इसीलिए अव्यवस्था ना फैल जाए, दिक्कतें ना हो, इसीलिए 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय माना गया है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, टाइम की गणना होती है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, ये एक फैक्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में सूर्योदय का समय लगभग अलग अलग होता है। अगर वहां भगवान भास्कर सुबह दिन में 4 बजे दिखाई देंगे, तो यहाँ पर 6 बजे पे लगभग 2 घंटे का फर्क देखने को मिलेगा। कितना? लगभग 2 घंटे का फर्क आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, भारत तथा विश्व, किसकी बात कर रहा है? भारत तथा विश्व की बात कर रहा है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जो भारत का भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है, पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ठीक है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, पूरब और पश्चिम में स्थित है, लेकिन एशिया महाद्वीप का भारत क्या है? दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये देखिए, ये अगर ये पूरा एशिया महाद्वीप है तो भारत कहाँ है? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। क्यों? ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ, तो भारत ये पूरा एशिया महाद्वीप है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है, भारत इसके दक्षिण में स्थित है, और इसकी अवस्थिति पश्चिम और पूरब के बीच में है, पश्चिम और पूरब के बीच में है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक एक चीज बहुत धैर्य से समझना है। भारत का जो विस्तार है वो एशिया महाद्वीप में कहाँ है? पूरब और पश्चिम के बीच में है, लेकिन भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं मैप साथ लाता हूं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्ष पर फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं।
हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा हुआ है। पॉइंट टू भी नोटेड, बहुत ध्यान समझ लीजिए। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इस नाम पर पड़ा है। दुनिया के किसी भी महासागर का नाम किसी देश के नाम पे नहीं रखा गया है, लेकिन इकलौता हिंद महासागर है, इकलौता हिंद महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है। जिसका नाम किसके नाम पे पड़ा हुआ है? जिसका नाम पड़ा हुआ है हिंदुस्तान के नाम पे, अर्थात हमारे प्यारे भारत के नाम पे, अर्थात किसके नाम पे? हमारे प्यारे इंडिया के नाम पे, है ना। मतलब भारत के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा हुआ है। क्यों? अब आप इसको गौर से देखिए, ये पूरा क्या है? ये पूरा इंडियन ओशन है, मतलब ये क्या है? ये पूरा पूरा हिंद महासागर है। अब आप इस मैप को बहुत गौर से देखिए, हिंद महासागर है। क्या आपको कोई भी देश ऐसा दिख रहा है जिसकी स्थिति भारत से ज़्यादा अच्छी हो? क्या आपको ऐसा कोई देश दिख रहा है जिसकी स्थिति भारत से ज़्यादा अच्छी हो? क्या आपको कोई ऐसा देश दिख रहा है जिसकी स्थिति भारत से ज़्यादा अच्छी हो? नहीं है ना। मतलब भारत की स्थिति हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति है। भारत की स्थिति क्या? हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति है। ठीक है, भारत की स्थिति क्या? हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति है। कोई भी देश आपको ऐसी स्थिति में नहीं दिखेगा जिस स्थिति में हिंदुस्तान है। भारत की इसी स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे पड़ा हुआ है। भारत की इसी स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे पड़ा हुआ है। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, अगर इस पूरब को पश्चिम से कनेक्टिविटी चाहिए, पूरब को पश्चिम के साथ अपना साथ चाहिए, अपना विश्वास चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं इसी एरिया से गुजर करके जाएगा, है ना। वो इसी एरिया से निकलेगा, उसका पूरा का पूरा व्यापार इसी एरिया से होगा। और इस एरिया की सेंट्रल पोजीशन में कौन है? हमारा प्यारा भारत। कौन है? हमारा प्यारा भारत। इसीलिए इस जो सिचुएशन है, भारत की जो इतनी वीआईपी सिचुएशन हिंद महासागर में है, उसी के कारण हिंद महासागर पे भारत का क्या समझा जाता है? भारत का हिंद महासागर पर प्रभुत्व समझा जाता है। क्या समझा जाता है? प्रभुत्व समझा जाता है। ठीक है, ये जो सेंट्रल पोजीशन है ऐसी किसी भी देश की नहीं है। आप पूरा ग्लोब उठा के देख लीजिए, आप पूरा विश्व का मानचित्र उठा के देख लीजिए, ये जो सेंट्रल पोजीशन पावर के हिंद महासागर में है ऐसे अन्य किसी देश की नहीं है। किसी महासागर पे किसी देश का इतना अधिक विस्तार हो, इतनी सेंट्रल पोजीशन हो, इतनी बढ़िया स्थिति हो, अन्य किसी देश की नहीं है। ठीक है, इसीलिए भारत का नाम, हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे रखा गया है। क्या रखा गया? भारत के नाम पे रखा गया है। ठीक है, आप देखिए, आप इस पोजीशन को देखिए, ये क्या है? ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये क्या? ये अरेबियन सी है। रुक जा भाई, गलत क्यों हो रहा है? क्या हो गया भैया तुम्हें? क्यों नाराज हो हमसे? देखो ये क्या है बताइए? ये क्या है? ये है अरेबियन सी, है ना। ये क्या है? ये क्या है? ये अरेबियन सी है। क्या है ये अरेबियन सी है। और ये क्या है? ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे हिंद महासागर है। क्या हिंद महासागर है ना। तो ये पूरी भारत की एक सेंट्रल पोजीशन है। और भारत के उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में देखिए ये पूरी पर्वतमाला है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं हिमालय। ये जो पूरी पर्वतमाला है, ये क्या है? ये पूरी पर्वतमाला हिमालय है। ये पूरी पर्वतमाला हिमालय है। इतना बड़ा भूखंड भारत का है, इतना बड़ा भूखंड भारत का है। ये भारत का उत्तर, ये भारत का दक्षिण विस्तार, ये भारत का उत्तर। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री से लेकर के मोटा मोटा 97 डिग्री तक ये पूरा आपको भारत दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? ये पूरा आपको भारत दिख जाएगा। अब भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक है। भारत की जो सीमा है समुद्र तक, ये पूरा है ना समुद्र, पूरा समुद्र का इलाका है। ये जो पूरी सीमा है भारत की वो लगभग 12 समुद्री मील तक की है। 12 समुद्री मील तक की कितनी है? 12 समुद्री मील तक की है। अगर इसको किलोमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 21.9 किलोमीटर आएगा। 12 समुद्री मील तक की है ना। अगर किलोमीटर की बात करेंगे तो लगभग 21.9 किलोमीटर तक की जो पूरी की पूरा इलाका है समुद्र में वो भारत का होगा, है ना। जो पूरा पूरा इलाका है वो भारत का होगा। भारत की जो सीमा रेखा है वो वहां तक जाती है। ठीक है, अब हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को क्या लाभ है? सबसे पहले ट्रांस हिंद महासागर मार्गों के कारण भारत को एक राजनीतिक लाभ दिया है जो पश्चिम में यूरोप के देशों को पूर्वी एशिया के देश से जुड़े। जैसे मैंने आपको बताया, अगर पूरब को पश्चिम से कनेक्टिविटी चाहिए तो उसे भारत से ही होकर गुजरना पड़ेगा।
भारत के ही जलखंड से होकर गुजरना पड़ेगा, भारत की ही जली सीमा से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए भारत की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरब और पश्चिम तभी व्यापार कर सकते हैं जब भारत के साथ उनकी मित्रता होगी। बिना भारत के साथ मित्रता के पश्चिम कभी पूरब में व्यापार कर ही नहीं पाएगा, या पूरब कभी पश्चिम को देख ही नहीं पाएगा। अगर उसको देखना है तो उसको उसी जली सीमा से गुजरनी है जो कि भारत की है ना। भारत की एक सेंट्रल पावर है किस पे? इंडियन ओशन पे। किस पर? इंडियन ओशन पे। दक्कन प्रायद्वीप हिंद महासागर में फैला हुआ है, जो भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्वी तट के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ निकटतम संबंध स्थापित किया है। देखिए मैं आपको बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ। भारत के ना 9 कोस्टल एरिया है। भारत के क्या है? भारत के 9 तटीय राज्य हैं। भारत के क्या है? भारत के 9 तटीय राज्य हैं। भारत के लगभग 9 राज्य जिनकी कोस्टल बाउंड्री बनती है। जैसे अगर आप पश्चिम में देखेंगे, अगर मैं आपको वेस्ट में बताऊं, अगर आप वेस्ट की बात करेंगे तो आप देखेंगे गुजरात, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कर्नाटका हो जाएगा, उसके बाद आपका केरल हो जाएगा। अगर आप ईस्ट की बात करेंगे, मतलब पश्चिम की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। ये पूरे 9 राज्य हैं जिनकी कोस्टल बाउंड्री लगती है। अब जो पश्चिम के राज्य है वो अरेबियन सी से बनाते हैं। जो पश्चिम के राज्य है वो अरेबियन सी के साथ अपनी कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये किसे करता है? ये करता है बे ऑफ बंगाल से। ये किसे करता है? ये करता है बे ऑफ बंगाल से। आप समझ लीजिए, अगर किसी देश के 9 राज्य अपनी कोस्टल एरिया बनाते हैं, उनकी 9 बाउंड्री लगती है किसी समुद्र से, तो सोचिए उस राष्ट्र की कितनी बड़ी पावर है। एक नहीं 9 राज्य लगे हुए हैं। कोई व्यापार होगा तो आपके यहां से उनको निकलना ही होगा। और आपको जानते हैं जो समुद्री व्यापार होता है उससे किसी देश की अर्थव्यवस्था बूस्ट करती है ना। समुद्री व्यापार के माध्यम से ही जो अर्थव्यवस्था होती है वो बूस्ट करती है। तरह तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं वो इधर से उधर निर्यात किए जाते हैं, आयात किए जाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इसी के माध्यम से होता है। बड़े बड़े जहाज भी इसी के माध्यम से निकाले जाते हैं, चाहे वो कॉटन के हो, चाहे वो पेट्रोल के हो, चाहे वो प्राकृतिक गैस के हो, वटएवर, वो किसी के भी हो, उनको निकलना इसी से होता है। तो भारत के 9 राज्यों की स्थिति समुद्र में बहुत ज्यादा है। 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा बना रहे हैं। इसी वजह से जो भारत की पोजीशन है उसको स्ट्रांग माना जाता है, उसको मजबूत माना जाता है। यही बात ये भाई साहब कर रहे हैं, देखिए, है ना। रणनीतिक लाभ क्यों दिया है? क्योंकि पश्चिम से पूरब को अगर जोड़ना है तो भारत की ही मुख्य भूमि से आपको निकलना पड़ेगा, वहां से चलना पड़ेगा। अब देखो, विशाल तट रेखा और प्राकृतिक बंदरगाह ने अपने पड़ोसी और दूर के देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य करने में भारत को लाभान्वित किया है ना। भारत की तट रेखा 9 राज्य लगे हुए हैं। नॉर्मल सी बात है कि जो कोस्टल बाउंड्री होगी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। जो कोस्टल बाउंड्री होगी भारत की बहुत ज़्यादा होगी। इसने भारत को एशियाई महाद्वीप के बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग जलवायु दी है। इसने भारत को एशिया महाद्वीप के बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग जलवायु दी है ना। भारत की अलग ही भौकाल है। देखो ये पूरा भारत दिख रहा है ना आपको, ये इंडिया, और ये देखो ये पूरा इंडियन ओशन, क्या है? ये हिंद महासागर। और अगर यहां देखेंगे तो ये क्या है? ये है बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है? ये है अरेबियन सी, मतलब अरब सागर, है ना। और ये क्या है? ये इंडियन ओशन है। ये क्या है? ये इंडियन ओशन है। तो ये आप पूरा देखेंगे, ये पूरी भारत की स्थिति है। और अगर आप यहाँ से निकलना स्टार्ट करेंगे तो लगभग ये पूरे 9 राज्य है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? यहाँ गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरला है। ये पूरे राज्य हैं जो कोस्टल बाउंड्री बना रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर तमिलनाडु आ जाएगा, यहाँ आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, यहाँ आपका उड़ीसा आ जाएगा, यहाँ आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा। ये पूरे राज्य जो अपनी बाउंड्री शेयर करेंगे, समुद्र के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये पूरा भारत का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, है ना। किसमें? समुद्र में। अब देखिए, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। बहुत नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, सबको पता है कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। नॉर्मल सी बात है। अब भारत की जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से लगती हैं, चीन से लगती हैं, नेपाल से लगती हैं, बांग्लादेश से लगती हैं, म्यांमार से लगती हैं और भूटान से लगती हैं। ये भारत की स्थलीय सीमाएं हैं, है ना। तो कि मैं आपको इसे हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको हाईलाइट कर देना चाहिए, भविष्य में आपको सहूलियत देंगे। अब देखो, भारत जो अपनी सीमाएं हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ शेयर करता है ना, ठीक है। ये स्थलीय सीमा हो जाएगी, ठीक है। और अगर समुद्र पार देखा जाए, अगर समुद्र पार देखा जाए तो आपको 2 दिख जाएंगे, मालदीव और श्रीलंका। अगर आप समुद्र पार देखेंगे तो आपको 2 दिख जाएंगे, मालदीव और श्रीलंका। ये क्या है? ये स्थलीय सीमा है ना, ये स्थलीय सीमा है।
और ये क्या हो जाएगी, ये इनकी जलीय सीमा हो जाएगी, मतलब समुद्र की सीमा। आगे देखिए, भारत शेष एशिया से अलग है और इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत शेष एशिया से अलग है और इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया राजस्थान, ये सबसे बड़ा है। और ये हो गया गोवा, ये सबसे छोटा है। चलो अब देखो, किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है तथा उसके भूभाग में एकरूपता उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम क्या है? पाकिस्तान है, उत्तर में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और मध्य में भारत सम्मिलित है ना। उपमहाद्वीप मतलब कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अन्य महाद्वीपों से अन्य भागों में अलग पहचान रखता है। ठीक है, उसके भूभाग में एकता होगी। अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप को देखेंगे तो इसकी जो संस्कृति है वो अलग है बाकी और महाद्वीपों से। ठीक है, इसकी जो आर्थिक दृष्टिकोण है वो भी अलग है और इसकी जो सांस्कृतिक पहलू वो भी अलग है। लेकिन इस पूरे जो भूखंड में, जो भारत का जो पूरा भूखंड है, उसमें आप पाकिस्तान को देखेंगे, उसमें आप नेपाल को देखेंगे, उसमें आप भूटान को देखेंगे, उसमें आप बांग्लादेश को देखेंगे। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश तो पहले भारत की थे, है ना, तो इसको तो मान लीजिए, बाकी नेपाल और भूटान है। तो ये जो पूरी स्थिति अगर आप देखेंगे तो उससे भारत एक अलग पहचान रखता है ना। सिर्फ समुद्र से घिरे होने के कारण किसी को उपमहाद्वीप या महाद्वीप नहीं कहा जा सकता। उसकी एक सांस्कृतिक पहचान होती है, उसकी एक सामाजिक पहचान होती है, उसका एक आर्थिक दृष्टिकोण होता है। उसके माध्यम से ये बताया जा सकता है कि कहाँ की वैल्यू कितनी है ना, कि वो उपमहाद्वीप के अकॉर्डिंग क्या काम कर रहा है। अगर आप भारत की सांस्कृतिक धरोहर को देखेंगे तो ना जाने कितने वर्षों पुरानी है ना। अगर आप देखेंगे जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, आप देखेंगे जब वो उसकी खुदाई हुई थी, जब उसकी खोज हुई थी, तो वो आपको मोहनजोदड़ो हड़प्पा दिखता है, पाकिस्तान में ही है। लेकिन पहले तो हिस्सा वो भारत का था ना, इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान को सम्मिलित किया जाता है, बांग्लादेश को सम्मिलित किया जाता है। तो इसकी जो पहचान है वो आपस में बहुत एक रूपता दिखाई देती है। ठीक है, क्या दिखाई देती है? इसकी जो सांस्कृतिक पहचान है, इसकी जो सामाजिक पहचान है, उसमें क्या दिखेगी आपको? एक रूपता दिखेगी, है ना। उसमें क्या दिखेगी आपको? एक रूपता दिखेगी। अब देखिए, कौन हो भाई तुम? अच्छा, ये रशिया है ना। तो भारत से बड़े देश हैं, ये क्या है? ये है रूस, सब पूरे विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र, हाँ। और ये क्या? ये है कनाडा, ये सेकंड नंबर पे आता है ना। ये किस पे आता है? ये सेकंड नंबर पर आता है। और रशिया कितने नंबर पे? तो रशिया आता है फर्स्ट नंबर पे अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यूएसए, ये थर्ड पे है। फिर आपका हो जाएगा चाइना, ये कितने पे? ये फोर्थ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा ब्राज़ील, थर्ड, ये हो जाएगा आपका फोर्थ पे। फिर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये कितने हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 नंबर पे। तो ये जो सारे देश है भारत से बड़े हैं। और 7 पे तो हमारा भारत है ही, 7 पे हमारा भारत है ही। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने आपका अध्याय 1 लगभग पूरा कंप्लीट करा दिया। एक एक चीज़ बताई मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो आप क्या काम करेंगे? अब आप अपना कार्य करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है बालको, इसी तरीके से मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलता हूँ बालको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।